लेक्चर 516 आप जानते हो इसके ताऊ को। अनिरुद्ध पिज्जा का स्लाइस खाता हुआ बोला, मैं राघव भैया के पास गया था, वो अभी तक कोमा से बाहर नहीं आए। मुझे नहीं पता तितली की फैमिली कहाँ है, लेकिन राघव भैया ने इतना कहा था कि इसके ताऊजी बहुत बड़े आदमी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी तितली के साथ ये सब हुआ है तो वो आधे शहर को आग लगा देंगे। मुझे तो डर है अंकल, कहीं उस सारे शहर में आपका फ्लैट न आ जाए। शिवाय और दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर दोनों ने शिवांगी की ओर देखा जो पास्ता खा रही थी। दोनों ने ही शिवांगी के सिर पर हाथ रख लिया। शिवाय ने फिर अनिरुद्ध को देखकर कहा, अगर इसके ताऊ आ गए तो तुम क्या करोगे? अनिरुद्ध कंधे उचकाकर बेपरवाह सा जवाब देते हुए बोला, अंकल मैं तो पैर पकड़ लूंगा, भला इतने बड़े आदमी से लड़ने की हिम्मत मेरे अंदर तो है नहीं, माफी मांग लूंगा। दिव्यांश बोला, लेकिन वो आदमी तुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगे? उसे दिखाई नहीं देगा कि तूने तितली के लिए कितना कुछ किया है। अनिरुद्ध पिज्जा का आखिरी बाइट लेता हुआ बोला, अंकल वो क्या है ना अच्छाई हर किसी को दिखाई नहीं देती, बुराई जल्दी से देख लेते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि मैंने तितली का कितना ख्याल रखा, उसे लगभग ठीक कर दिया, लेकिन ये जरूर देखेंगे कि तितली मेरे साथ अकेली रहती थी, तो हो ना हो मैंने तितली का फायदा उठाया होगा। ना वो ये समझेंगे कि तितली मेरे बिना रह नहीं सकती, उसे मेरी आदत पड़ गई है। मुझे तो उस दिन का इंतजार भी है और उस दिन का डर भी है जब तितली की फैमिली तितली को लेने आएगी। पता नहीं उस दिन मुझ पर और मेरी तितली पर क्या बीतेगी। दिव्यांश ने पूछा, एक बात पूछूं, सच सच जवाब दोगे? अनिरुद्ध ने दिव्यांश की ओर देखकर नामे गर्दन हिला दी। दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने कहा, बता देना, हम किसी को नहीं बताएंगे। अनिरुद्ध ने धीरे से चूहे की आवाज निकालते हुए कहा, पूछो। दिव्यांश बोला, तितली से प्यार करते हो? अनिरुद्ध ने अब कुछ नहीं कहा, उसके पास सच में इस बात का जवाब नहीं था। अनिरुद्ध की तो भूख ही मर गई। फिर उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, नो कमेंट। ये सुनकर शिवाय और दिव्यांश दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों के जिंदगी का एक्सपीरियंस कह रहा था कि अनिरुद्ध प्यार तो करता है, लेकिन एक्सेप्ट करने से डर रहा है, क्योंकि शिवांगी एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी वो बहुत कंफ्यूज है। और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन चेक किया तो उसमें शिवांगी की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी, जिसे देखकर शिवाय को कन्फर्म हो गया कि उनकी खोई हुई बेटी शिवांगी ही है। शिवाय के चेहरे के भाव बदल रहे थे। उसने अपना मोबाइल दिव्यांश की ओर बढ़ा दिया। दिव्यांश ने मोबाइल देखा तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। कहीं ना कहीं दोनों भाई भावुक हो गए थे। पिछले 14 साल से वह शिवांगी को ही तो ढूंढ रहे थे। उन्हें कहाँ पता था कि शिवांगी उन्हें ऐसे मिलेगी, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मिली थी उसकी हालत बहुत ठीक ठाक थी, वरना तो जब वो अनिरुद्ध को मिली थी तो लगभग पागल ही थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को आंखों आंखों में ही संभाल लिया। एक बार फिर दोनों के हाथ शिवांगी के सिर पर चले गए और उसके बालों को सहलाने लगे। शिवाय अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं करेगा इसका ताऊ तुम्हें मैं हूं ना? अनिरुद्ध ने पूछा, आप जानते हो इसके ताऊ को? दिव्यांश बोला, हाँ जानते हैं। अनिरुद्ध ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, यार अंकल मजाक मत करो, मेरी सच में हालत खराब है, आप समझते नहीं हो। देख रहे हो ना तितली को, वो एक सेकंड भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और ऐसे में इसकी फैमिली इसे लेकर जाने लगी तो क्या होगा? ऊपर से आप मजाक कर रहे हो। जानते हो? अगर जानते हो तो जाकर बता दो ना मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, इसके ताऊ जानते हैं तुम कितने अच्छे लड़के हो, बताना क्या है? अनिरुद्ध ने अब हल्के गुस्से में कहा, अंकल अब मेरी खिंचाई कुछ ज्यादा ही हो गई। मैं इसलिए नहीं बताने वाला था, मैं चाहता ही नहीं था कि मैं बताऊं कि मेरे घर में एक लड़की रहती है। आप लोग कहीं ना कहीं मुझे ही गलत समझोगे। पता नहीं आपको मेरी बातों पर यकीन है भी या नहीं? दिव्यांश बोला, यकीन है ना? अभी तो तूने इतना सब कुछ बताया, हमें बिल्कुल यकीन है। हम अच्छे से जानते हैं कि तू बहुत अच्छा है। तूने तितली को बहुत अच्छे से संभाल लिया और तूने शिवांगी का इतना ख्याल रखा। अरे इसके ताऊ तो तेरे कर्जदार रहेंगे, तुझे पता भी है।
14 साल से इसे ढूंढ रहे थे और देखो शिवांगी मिली कहाँ तुम्हारे पास। अनिरुद्ध का तो मन कर रहा था कि कहीं भाग जाए। उसने इरिटेट होकर अपना सिर टेबल पर रख लिया। करीब कुछ सेकंड तक चारों चुपचाप बैठे रहे और अचानक अनिरुद्ध ने अपना सिर उठाया शिवाय और दिव्यांश को देखकर बोला, अंडरस्कोप, ये शिवांगी है। आप इसके ताऊ हो। दिव्यांश और शिवाय दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने हैरानी से शिवांगी की ओर देखा, जो अपने पास्ता खाने में बिजी थी। अनिरुद्ध की दिल की धड़कन एक बार फिर बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एकदम से वो खड़ा हो गया और 2 कदम पीछे हटकर बोला, अंडरस्कोप, अंकल मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपने आधा शहर जलाया तो आपका फ्लैट भी जलेगा और मेरा पुराना वाला फ्लैट भी जल जाएगा। तो ये आधा शहर जलाने वाली बात तो भूल ही जाओ। अच्छा नहीं लगता ना, आप इतने बड़े आदमी होकर आधा शहर जलाओगे। फिर उसने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, अंडरस्कोप, और अंकल दूसरी बात मैं सच कह रहा हूँ। मैंने आपकी तितली, मतलब मेरी तितली, अरे मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मेरा मतलब आपकी शिवांगी का मैंने बहुत ध्यान रखा। सच कह रहा हूँ, मैं उसे बहुत ध्यान से रखता था, मतलब प्यार से रखता था। यकीन नहीं आता तो अवनीत जीजू से पूछ लो। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने लोन लेकर उसकी थेरेपी करवाई। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने शिवांगी के साथ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। इस वक्त अनिरुद्ध बहुत घबरा रहा था। उसे लग रहा था पता नहीं अब शिवाय और दिव्यांश उसके बारे में क्या क्या सोचेंगे। अनिरुद्ध ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में अपनी सफाई दे दी थी और अब वो शिवाय और दिव्यांश के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनिरुद्ध 2 कदम और पीछे हटकर बोला, अंडरस्कोप, प्लीज अंकल मेरी बात मान लो। आपकी बेटी आपके सामने है, आप चाहो तो लेकर जा सकते हो, बस मेरा घर मत जलाना, आपका ही दिया हुआ फ्लैट है। शिवाय 2 कदम आगे बढ़ा। उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचकर वापस से चेयर पर बैठाया और बोला, अंडरस्कोप, पागल हो गया है तू? अकल नहीं है तेरे अंदर? हम तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारी बच्ची जिंदा है तो तुम्हारी वजह से। अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, अंडरस्कोप, ये बात तो सही कही अंकल। मैंने आपकी तितली को, मतलब आपकी शिवांगी को बहुत अच्छे से रखा है। अब तो शिवांगी खाना बनाना भी सीख गई। दिव्यांश ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडरस्कोप, तूने हमारी बेटी से खाना बनवाया। अनिरुद्ध, जो कि अभी अभी थोड़ा सा ही मुस्कुराया था, उसका चेहरा फिर से उतर गया। उसने किसी मासूम से बच्चे की तरह मुंह बनाकर नामे गर्दन हिला दी और बोला, अंडरस्कोप, मैंने इसे मना किया था, लेकिन ये पूरा दिन घर में फ्री रहती है तो अपने आप ही किचन की तरफ चली जाती है। सच कह रहा हूँ, पूछ लो तितली से। इतना कहकर उसने दिव्यांश के बोलने का इंतजार नहीं किया और शिवांगी की ओर देखकर कहा, अंडरस्कोप, ए तितली, तू मेरे और अपने लिए खाना क्यों बनाती है? शिवांगी ने अपना पास्ता खत्म कर दिया था। फिर वो टिश्यू पेपर से हाथ पोंछती हुई बोली, अंडरस्कोप, क्योंकि तुम ही तो कहते हो। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर वो खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्कोप, ये आज मुझे सूली पर चढ़ा कर रहेगी। और तभी दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हंसने लगे। दिव्यांश ने अनिरुद्ध के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्कोप, अब एक बात का जवाब दे और सच सच बता, तुझे हमारी तितली पसंद है या नहीं? अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर से मुस्कुराकर बस इतना ही कहा, अंडरस्कोप, नो कमेंट्स। दिव्यांश ने हंसकर अनिरुद्ध के गले को पकड़कर हिलाते हुए बोला, अंडरस्कोप, मौका दे रहे हैं, पकड़ लो, उसके बाद मत कहना कि तेरी तितली उड़ गई। अनिरुद्ध खुद में ही बड़बड़ाता हुआ बोला, अंडरस्कोप, मैं अपनी तितली को उड़ने नहीं दूंगा और उड़कर आएगी तो मेरे पास ही आएगी। कुछ सोच पर शिवाय बोला, अंडरस्कोप, अनिरुद्ध, बताना तो हमें भी तुम्हें कुछ है। अनिरुद्ध ने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय ने कहा, अंडरस्कोप, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। पता नहीं तुम समझोगे भी या नहीं। अनिरुद्ध ने अब सीरियस होते हुए कहा, अंडरस्कोप, अंकल आप बताइए ना क्या बात है। अभिमान आराध्या के बीच कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे खुलकर बता दीजिए। मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ था। अगर उन दोनों के बीच में खटपट है तो आराध्या को मैं अपने घर ले आऊंगा।
मैं अपनी बहन पर जबरदस्ती किसी रिश्ते को थोपना नहीं चाहता। मैं अपनी बहन के बच्चे को आराम से बड़ा कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हुए अनिरुद्ध बहुत भावुक हो गया था। शिवाय ने अनिरुद्ध के चेहरे पर हाथ लगाकर कहा, अंडरस्कोप, तुझे पता है तू बिल्कुल अपने पापा पर गया है। अनिरुद्ध ने हैरानी से शिवाय को देखा, जैसे उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्कोप, आप मेरे पापा को जानते हो? आपको पता है मेरे पापा कौन है? आप मेरे पापा से मिल चुके हो? मेरे पापा है या नहीं है? बताइए ना अंकल। कहते हुए अनिरुद्ध के चेहरे पर बेचैनी साफ देखी जा सकती थी और शिवाय थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो डैनी के बारे में अनिरुद्ध को कैसे बताएं। दिव्यांश ने फिर अनिरुद्ध के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, अंडरस्कोप, हम तुम्हारे पापा को जानते हैं, तुम्हारी माँ को भी जानते हैं, दोनों ही जिंदा है, दोनों ही ठीक ठाक है और तुम दोनों से ही मिल चुके हो। अनिरुद्ध ने अपनी कमर चेयर पर लगा ली। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ पागलखाने में जिंदा है या नहीं। वो तो कितनी बार पागलखाने अपनी माँ से मिलने गया था, लेकिन वहाँ के हेड ने उसे वहाँ आने के लिए मना कर दिया और वंदना को महाराष्ट्र के पागलखाने में शिफ्ट कर दिया। अनिरुद्ध की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसके लिए ये सब सुनना समझना बहुत मुश्किल था। अनिरुद्ध के होंठ कपकपाने लगे। कुछ भी बोलने की हालत में तो वह बिल्कुल नहीं था। शिवाय खड़ा हुआ और उसने अनिरुद्ध का चेहरा अपने पेट पर लगाया। अनिरुद्ध ने अपनी दोनों बाहें शिवाय पर लपेट दी और कसकर शिवाय को पकड़ लिया। अनिरुद्ध रोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके आंसू आज उसकी बात ही नहीं मान रहे थे। बिना आवाज के अनिरुद्ध रो रहा था। अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहता था। शिवाय समझ भी रहा था कि अनिरुद्ध से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। दिव्यांश ने अनिरुद्ध की कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्कोप, खुद को संभालो अनिरुद्ध, तुम्हारे माँ बाप दोनों ठीक है, बस अब ये मत पूछना कि हमने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। वो शिवाय से थोड़ा दूर हुआ। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और तभी शिवांगी ने नम आंखों से कहा, अंडरस्कोप, अनिरुद्ध क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? अनिरुद्ध ने अपने आंसू पोंछे और शिवांगी की ओर देखकर कहा, अंडरस्कोप, कुछ नहीं हुआ तितली, तुम कुछ और खाओगी। तितली ने नामे गर्दन हिला दी और बोली, अंडरस्कोप, तुम परेशान हो, तुम्हें दुख हो रहा है, जैसे मुझे हो रहा था जब तुम गुस्सा हो गए थे। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप, तितली, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगाता हूँ, तुम आइसक्रीम खा लो। इतना कहकर उसने एक वेटर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्कोप, एक आइसक्रीम लेकर आओ। थोड़ी देर में वहां एक वेटर आइसक्रीम लेकर आ गया। अनिरुद्ध ने आइसक्रीम शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्कोप, सच में मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम खा लो। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। फिर वो उठकर अपनी जगह से अनिरुद्ध के पास आए और उसने अनिरुद्ध को गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को हल्का हल्का रब करते हुए अंडरस्कोप बोली, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होते, लड़के रोते नहीं हैं, मैंने टीवी में देखा था। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्के भी मुस्कुराहट आ गई और उसे अचानक ही हस्बैंड वाली बात याद आ गई। उसने शिवांगी की ओर देखकर कहा, अंडरस्कोप, एक तो तुम ये टीवी थोड़ा कम देखा करो, कुछ भी देख लेती हो, कुछ भी बोल देती हो। शिवांगी थोड़ा सा अनिरुद्ध से दूर हुई और बोली, अंडरस्कोप, मैं बस ये रिश्ता क्या कहलाता है देखती हूँ। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, अंडरस्कोप, अरे ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता, पागल लड़की। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अंडरस्कोप, तू पागल। अनिरुद्ध ने भी आंखें छोटी करके गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप, अनिरुद्ध, अच्छा तितली, पागल। शिवांगी ने भी अनिरुद्ध की तरह ही आंखें छोटी की और गर्दन हिलाकर बोली, अंडरस्कोप, नहीं तितली अच्छी, अनिरुद्ध पागल। 517 तेरे दिव्यांश जीजू तो पिट गए। अनिरुद्ध एक बार फिर बोला, अंडरस्कोप, नहीं अनिरुद्ध अच्छा, शिवांगी पागल। शिवांगी भी मुंह बनाकर बोली, अंडरस्कोप, नहीं तितली अच्छी, तितली अच्छी, तितली अच्छी, तितली बहुत अच्छी, अनिरुद्ध पागल। इतना कहकर शिवांगी हंसने लगी। शिवांगी ने तेरे पूरे हक से अनिरुद्ध के मोबाइल को जो कि टेबल पर रखा हुआ था उसे उठाया और अपने सीट पर जाकर बैठ गई। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अनिरुद्ध और शिवांगी को देख रहे थे और दोनों समझ भी रहे थे कि
अनिरुद्ध ने सच में शिवांगी को ठीक करने के लिए उस पर बहुत मेहनत की है, वरना कौन किसी लड़की को अपने घर रखकर उसकी इतनी देखभाल करेगा। अनिरुद्ध तो तितली के साथ बच्चा बन जाता था, जैसे वो बात करती थी वैसे ही अनिरुद्ध करता था। कहीं ना कहीं शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अनिरुद्ध के कर्जदार हो गए थे और इस कर्ज को शायद ही वो कभी चुका पाते। तभी शिवाय ने अनिरुद्ध की कमर पर हल्का सा रब किया और बोला, अंडस्को, शिवांगी को लेकर कल घर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवा दूंगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, अंडस्को, आप शिवांगी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे? तुम्हें लगता है शिवांगी हमारे साथ जाएगी? शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा। अनिरुद्ध ने एक नज़र शिवांगी को देखा, जो मोबाइल में गेम खेलने में बिजी थी। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, जाएगी तो नहीं? दिव्यांश बोला, अंडस्को इसलिए तो लेकर नहीं जा रहे, कुछ दिन और हमारी अमानत संभाल कर रखो, उसे समझाओ, उसे बताओ कि उसकी एक बहुत बड़ी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है। फिलहाल तो कल हमारी बेटी को रघुवंशी मैंशन लेकर आओ। अनिरुद्ध शिवांगी की ओर देखकर बोला, अंडस्को, तितली तो कल अपनी फैमिली से मिलेगी। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, अभी नहीं मिलेगी, तुम बस उसके दिमाग में ये बात डालो कि उसकी भी एक फैमिली है, उसके अंदर इच्छा जगाओ अपनी फैमिली से मिलने की। अचानक से हम रघुवंशी फैमिली को शिवांगी से मिलवाएंगे तो ना तो तितली से बर्दाश्त होगा और ना ही हमारी फैमिली से। तो जब तक हम अपनी फैमिली को नहीं समझा लेते और तुम तितली को नहीं समझा लेते, तब तक हमारी तितली को तुम अपने पास रखो, समझ गए? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन अचानक ही अनिरुद्ध की आंख हैरानी से फैल गई। वो रघुवंशी ब्रदर को देखकर बोला, अंडस्को, अंकल, ये तो गलत बात है, आप अपने चक्कर में मेरा तो भूल ही गए। अगर आराध्या ने मुझे शिवांगी के साथ देख लिया तो वो तो शिवांगी को भाभी मानकर बैठ जाएगी। ये सुनकर दिव्यांश को हंसी आ गई। वो बोला, अंडस्को, अब ये तुम खुद हैंडल करोगे, बोल देना तुम्हारी फ्रेंड है। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, अंकल, आपको लगता है कि आराध्या मान जाएगी? नहीं मानेगी। कुछ सोचकर शिवाय ने कहा, अंडस्को, तुम बस शिवांगी को लेकर रघुवंशी मैंशन आ जाना, वहाँ इतनी भीड़ होगी, इतने लोग होंगे, किसको इतनी फुर्सत है कि तुम पर नजर गड़ाए रखें? अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, लेकिन मेरी बहन को इतनी ही फुर्सत है, वो मुझ पर ही नजर गड़ाए रखती है। दिव्यांश ने अनिरुद्ध के कंधे पर हल्का सा मारकर कहा, अंडस्को, तो तुम इतना भी हैंडल नहीं कर सकते? कर लोगे और अच्छे से कर लोगे, अब बहुत रात हो गई, हमें चलना चाहिए। इतना कहकर दिव्यांश ने शिवांगी से कहा, अंडस्को, तितली घर चले। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अपना एक हाथ शिवांगी की ओर बढ़ाया और शिवांगी ने दिव्यांश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पहली बार शिवांगी को अनिरुद्ध के बाद किसी पर यकीन हुआ तो वो दिव्यांश था। चारों ही बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद शिवाय ड्राइव कर रहा था, दिव्यांश आगे बैठा था और अनिरुद्ध और शिवांगी बैक सीट पर। धीरे धीरे शिवांगी को नींद की झपकी आने लगी और उसने अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रख लिया और थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चली गई। करीब 20 मिनट बाद शिवाय ने गाड़ी की स्पीड कम कर ली और बहुत आराम से गाड़ी चलाने लगा, जैसे उसने आज ही गाड़ी चलाना सीखा हो। दिव्यांश ने हैरानी से शिवाय की ओर देखकर कहा, अंडस्को, नशे में है? शिवाय ने बहुत ही मासूमियत से नामे गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अगले ही पल शिवाय के सिर पर एक मारकर कहा, अंडस्को, तो ये गाड़ी 10 की स्पीड पर क्यों चल रही है? शिवाय ने दांत पीसते हुए दिव्यांश को देखा और बोला, अंडस्को, अंधे, पहले तो देख ले, गाड़ी 20 की स्पीड पर है और दूसरी बात, थोड़ी ही देर में अनिरुद्ध का फ्लैट आ जाएगा और मैं झटके से ब्रेक मारूंगा तो तितली उठ जाएगी, समझा? दिव्यांश अब कुछ नहीं बोला। जैसा ही शिवाय ने कहा था वैसा ही किया। थोड़ी देर में उसने बहुत धीरे से ब्रेक मारी, जिस वजह से शिवांगी की नींद बिल्कुल भी नहीं टूटी। दिव्यांश गाड़ी से उतरा और उसने बहुत ही इज्जत के साथ बैक सीट का दरवाजा खोला ताकि अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर उतर जाए। शिवाय ने दूसरी तरफ से हल्का सा झुककर खिड़की में देखकर कहा, अंडस्को, अनिरुद्ध, आराम से उतरना और शिवांगी की नींद नहीं खुलनी चाहिए। अनिरुद्ध एक तरफ दिव्यांश को देख रहा था और दूसरी तरफ शिवाय को, और फिर मन ही मन बोला, अंडस्को,
ये लोग मुझे डरा रहे हैं या मेरी इज्जत कर रहे हैं? मैं बिना इसे जगाए ऊपर कैसे लेकर जाऊंगा? गोद में उठाकर लेकर गया तो अभी के अभी मेरी लाश यहाँ सड़क पर पड़ी होगी। अनिरुद्ध अपने ही ख्यालों में था कि शिवाय बोला, अंडस्को, अब सोच क्या रहा है? तितली को गोद में उठा और ऊपर लेकर जाओ। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने जल्दी से 90 डिग्री में मुंडी हिलाकर शिवाय को देखा, जैसे उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। शिवाय ने इस बार थोड़ा सा गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, तू तो हमारे सामने इतना शरीफ बन रहा है जैसे तूने कभी शिवांगी को गोदी उठाया ही नहीं। अब चुपचाप गाड़ी से उतर और बिना उसकी नींद खराब किए उसे ऊपर लेकर जाओ। अनिरुद्ध ने अपना सलाइवा गटक लिया और फिर उसने शिवांगी का सिर धीरे से अपने कंधे से हटाकर गाड़ी की बैक सीट पर लगाया और फिर जल्दी से गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ गया और फिर आराम से शिवांगी को गोद में उठा लिया और फिर दोनों ससुर को देखने लगा, जैसे उनसे परमिशन मांग रहा हो। दिव्यांश बोला, अंडस्को, जानते हैं कि तू अपने पापा जितना ही मजबूत है, इसका मतलब ये नहीं कि तू इसे पूरी रात यही लेकर खड़ा रहेगा। हमारी बच्ची को ठंड लग जाएगी। लेकर जाओ और याद रखो उसके दिमाग में ये चीज डालनी है कि उसकी पूरी बड़ी फैमिली है, समझ गया? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल शिवाय थोड़ा सा आगे आया। उसने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ रखकर बहुत प्यार से कहा, अंडस्को, तुझे पता है मैं जितना प्यार अभिमान से करता हूँ उतना ही तुझे करता हूँ, और आज तो पूरी रघुवंशी फैमिली तेरी कर्जदार भी हो गई। जा ले जा तितली को। अनिरुद्ध थोड़ा सा इमोशनल हो गया, फिर बोला, अंडस्को, आप कल मेरे पापा को मुझे मिलवा दोगे ना? शिवाय ने हमें गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, जा चला जा और अच्छे से सोना, समझ गया? अनिरुद्ध ने किसी बच्चे की तरह हमें गर्दन हिलाए और फिर शिवांगी को लेकर फ्लैट की ओर चला गया। दोनों भाई तब तक शिवांगी और अनिरुद्ध को देखते रहे जब तक वो दोनों उन दोनों की आंखों से ओझल नहीं हो गए। उनके जाने के बाद दिव्यांश की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। शायद वो भी बहुत देर से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने अगले ही पल दिव्यांश को गले लगाया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, अंडस्को, प्लीज दिव्यांश जी, छोटा मत कर। देख, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था ना एक दिन हमारी बेटी हमें जरूर मिलेगी, हमारे विराज के निशानी जरूर मिलेगी। अब चल, अब घर चल, पैंथर पूर्वी आ गए होंगे। दिव्यांश ने हमें गर्दन हिला दी लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने अपनी लाल आंखें जल्दी से साफ की और फिर शिवाय को देखकर बोला, अंडस्को, शिवाय, बेशक मुझे गुस्सा बहुत आता है लेकिन मैं तेरे जितना मजबूत नहीं हूँ। शिवाय ने कहा, अंडस्को, मजबूत तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि अगर मैंने भी हिम्मत से काम नहीं लिया तो मेरी पूरी फैमिली बिखर जाएगी। और फिर शिवाय ने गाड़ी का गेट खोल लिया। अगले ही पल शिवाय ने गाड़ी रघुवंशी मैंशन के बाहर रोकी। फिर उसने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, अंडस्को, बस अपने इमोशन सब यही छोड़ दे। हमारी बेटी हमें मिल गई। मीरा और कृष की शादी के बाद सबको बता देंगे, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं बताना। सिचुएशन नहीं है, अभी हमें बानी के पापा को भी ढूंढना है, समझ गया ना? दिव्यांश ने हमें गर्दन हिलाई। दोनों भाई गाड़ी से उतरे और मैंशन के अंदर गए। दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। पूर्वी और पैंथर दोनों ही सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे और पूरी रघुवंशी फैमिली उनके आसपास घेरा लगाकर बैठी हुई थी। पूर्वी के बिल्कुल बराबर में दृष्टि बैठी हुई थी, जिसकी आंखें अभी भी नम थी, और पूर्वी, उसने तो अपना सिर दृष्टि के कंधे पर रखा हुआ था। आखिर कितने साल बाद दोनों सहेली मिली थी। दृष्टि भूल नहीं सकती थी। अकेली पूर्वी थी जिसने उसे संभाला था, जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ रहती थी। दिव्यांश की नजर पैंथर पर गई तो पैंथर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर वो खड़ा हुआ, उसने अपने दोनों बाहें फैलाई और दिव्यांश की ओर बढ़ा। दिव्यांश भी एक कदम पैंथर की ओर चला। दिव्यांश को पैंथर के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। उसे इस वक्त वो सब कुछ याद आया जब वो दृष्टि को ढूंढने के लिए लगभग पागल हो गया था। तब पैंथर ही उसके साथ खड़ा हुआ था, वही दृष्टि को ढूंढने में मेहनत कर रहा था। पैंथर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिव्यांश के चेहरे पर एक दर्द पैंथर से दूर होने का। ऐसा नहीं था कि पैंथर को दर्द नहीं था, पैंथर को तो बल्कि दुगना दर्द था। उसकी बेटियां जिंदा है और रघुवंशी फैमिली की बहू है, उसे पता ही नहीं था।
पेंथर दोनों हाथ फैलाकर दिव्यांश के सामने खड़ा था और तभी दिव्यांश ने खींचकर एक पंच पेंथर के मुंह पर जड़ दिया और इस वक्त पीछे से वेदांत और युग अंदर आए। उन्होंने वहां पेंथर को देखा तो उन दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत ने युग की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, ये अंकल हमारे पापा से हमारी शिकायत लगाने आ गए। युग भी हैरान होता हुआ बोला, अंडस्को, यार पापा को पता चल गया ना, तो पापा ये भी शर्म नहीं करेंगे कि घर में शादी है, सबके सामने पीटना शुरू कर देंगे। वेदांत बोला, अंडस्को, लेकिन कुछ भी कहो हमारे घर वाले इन अंकल की बातों में नहीं आएंगे। देखा ना दिव्यांश जीजू ने कितने जोर से थप्पड़ मारा है, हो ना हो जीजू को यकीन है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। कहते हुए वेदांत की बातों में कॉन्फिडेंस झलक रहा था और इतने में पेंथर ने भी खींचकर एक पंच दिव्यांश के मुंह पर जड़ दिया और ये देखकर पूरी फैमिली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। युग ने मुंह बनाते हुए बोला, अंडस्को, वेदांत तेरे दिव्यांश जीजू तो पिट गए। शिवाय ने कसकर आंखें बंद कर ली। वो दोनों दोस्तों के बीच में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसे बोलना ही पड़ा। वो दोनों के बीच में आता हुआ पेंथर की तरफ देखकर बोला, अंडस्को, बस कर दे पेंथर, तू जानता तो है दिव्यांश को। पेंथर ने भी गुस्से में शिवाय की बात का जवाब देते कहा, अंडस्को, गुस्सा क्या सिर्फ दिव्यांश को आता है, मुझे नहीं आता। दिव्यांश भी आंख दिखाकर बोला, अंडस्को, अबे चल कुत्ते कमीने, तूने तो हमें दुश्मन ही मान लिया। पूर्वी को भी दृष्टि से बात करने से रोक लिया। दृष्टि कहती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पूर्वी के लिए फिक्र साफ दिखाई देती थी। मुझसे प्रॉब्लम थी ना, शिवाय से प्रॉब्लम थी ना, तो फिर पूर्वी को क्यों परेशान किया? तुझे क्या लगता है तू अकेला पूर्वी को संभाल सकता है? पेंथर ने भी गुस्से में कहा, अंडस्को, क्यों संभाला नहीं है मैंने पूर्वी को? पूछ पूर्वी से, अगर मैंने कभी भी पूर्वी से झगड़ा किया हो, उसे परेशान किया हो। दिव्यांश भी गुस्से में बोला, अंडस्को, तो फिर इंडिया क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया इंडिया? इतने बुरे हो गए हम लोग, एक बार तो आ सकता था ना, और अगर नहीं आना था तो फोन पर बात तो कर सकता था ना। लेकिन नहीं, शिवाय के साथ उतनी ही डील की जितनी तुझे समझ आई। तू तो हमसे ऐसे दूर हुआ जैसे तेरे सीने में दिल ही ना हो। दिव्यांश ने फिर हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, अंडस्को, चाचू अब कुछ नहीं खाओगे अपने लाडले को? पेंथर ने थोड़ा शर्मिंदगी के साथ कहा, अंडस्को, मैं चाचू से थप्पड़ खा चुका हूँ। दिव्यांश ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, तेरे काम ही ऐसे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा चाचू ने एक ही थप्पड़ क्यों मारा। पेंथर ने इस बार गुस्से में कहा, अंडस्को, शिवाय समझा ले दिव्यांश को, अब मैं तुम दोनों की नौकरी नहीं करता जो तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। ये सुनते ही दिव्यांश ने शिवाय को बीच में से हटाया और पेंथर के कॉलर पकड़कर दीवार से लगाता हुआ बोला, अंडस्को, फिर से बोल, क्या कहा तूने? तू हमारा नौकर है, साले दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगा, ज्यादा बकवास की तो। 518 तो पीटने वाले काम भी तो तेरे ही थे। आखिरकार हर्षवर्धन ने दोनों को समझाते हुए कहा, अंडस्को, बस बहुत हुआ तुम दोनों का। जब तक मिले नहीं थे तब तक एक दूसरे की याद में मरे जा रहे थे, और अब मिल गए तो भी एक दूसरे को मारने पर उतारू हो। पेंथर गुस्से में बोला, अंडस्को, चाचू, शुरुआत इसी ने की थी, मैंने नहीं। इतना कहकर पेंथर ने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का दे दिया। दिव्यांश 2 कदम पीछे हटकर गुस्से में बोला, अंडस्को, तो पीटने वाले काम भी तो तेरे ही थे। दोनों में फिर से बहस होने लगी। हर्षवर्धन बीच में आकर एक जोरदार आवाज में बोला, अंडस्को, खामोश, बहुत हुआ। एक और शब्द दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों का कॉलर पड़कर मेंशन से बाहर निकाल दूंगा और पूरी रात रहना गार्डन में और करते रहना अपने गिले शिकवे दूर। इतना कहकर हर्षवर्धन ने दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, जब तक वो आया नहीं था तब तक तो इतना परेशान होकर घूमता था, और अब वो तेरी आंखों के सामने है तो उसे गले लगाने की बजाय उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। दिव्यांश ने अपनी नजरें शर्मिंदगी से झुका दी। इतने में पेंथर बोला, अंडस्को, हाँ चाचू देख लो, जबकि मैं सोफे से उठकर दोनों बाहें फैलाकर आया था और इसने मुझे गले लगाने की बजाय मुझ पर पंच जड़ दिया। हर्षवर्धन ने कसकर आंखें बंद की और पीछे पलटकर पेंथर को देखा और बोला, अंडस्को, तो पीटने वाले काम भी तो तू ही करता है।
तुझे कितना कहा था कि देव की शादी में आ जा, लेकिन तू तो जैसे मुंह फुलाकर ऐसा बैठा जैसे कद्दू। अब बहुत हुआ, चलो चलकर बैठते हैं। लेकिन तभी दिव्यांश ने अपनी बाहें फैलाए और 2 कदम पैंथर की ओर बढ़ा और पैंथर ने भी सारी बातें भुलाकर दिव्यांश को गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अब कभी नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त पैंथर को थोड़ा तो रियलाइज हुआ कि उसे रघुवंशी फैमिली से इतनी कड़वाहट नहीं पालनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता, एक बाप के लिए अपनी बेटी को भुलाना आसान नहीं था। दिव्यांश ने धीरे से पैंथर के कान में कहा, अंडरस्को, माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि गलती मेरी नहीं थी। पैंथर बोला, अंडरस्को, मैं माफ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी अपनी बेटी को भूला नहीं पाया। दिव्यांश को अचानक शिवाय की कहीं भी बातें याद आ गई, लेकिन उसने पैंथर को कुछ कहा नहीं। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, अच्छा ठीक है, मत करना, पर वापस से मुझसे दूर मत होना। इतना कहकर उसने पैंथर को खुद से दूर किया। वहीं युग और वेदांत दोनों मुंह फाड़े खड़े हुए दिव्यांश को देख रहे थे। पैंथर की नजर जैसे ही युग और वेदांत पर गई, दोनों ने ही अपना चेहरा घुमा लिया। पैंथर ने दोनों का चेहरा देख लिया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये हो ना हो ये रघुवंशी फैमिली के बच्चे हैं। पैंथर ने एक हाथ उठाकर युग और वेदांत की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, ये कौन है? दिव्यांश ने पलटकर वेदांत और युग को देखा और फिर वेदांत की बाजू पढ़कर आगे लेकर आया और बोला, अंडरस्को, पैंथर, ये वेदांत ससुर जी का बेटा, वेदांत सिंह राजावत साहब का बेटा। पैंथर ने वेदांत को मुस्कुरा कर देखा और वेदांत चुपचाप नजर झुकाकर खड़ा रहा। उसे तो डर लग रहा था कि कहीं आज की मुलाकात सामने न आ जाए। पैंथर ने फिर युग की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, और ये महाशय कौन है? और तभी राजवीर पैंथर के पीछे से बोला, अंडरस्को, ये मेरा बेटा है युगवीर। जब इसका जन्म हुआ था तब तूने ही तो इसका नाम रखा था, भूल गया कि राजवीर का बेटा युगवीर? पैंथर ने युग को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, अंडरस्को, काफी समझदार बच्चे हैं इस घर के। युगवीर और वेदांत एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और तभी हर्षवर्धन ने युग की गर्दन को झुकाते हुए कहा, अंडरस्को, अंकल से आशीर्वाद नहीं लोगे? ऐसे ही खंबे की तरह खड़े रहोगे? दोनों ही पैंथर के पैरों पर झुके और उठ गए। पैंथर हाथ बांधकर बोला, अंडरस्को, बेटा पैर छुए नहीं है। युग और वेदांत एक दूसरे को देखने लगे। इतने में पैंथर ने आईब्रो चाकर कहा, अंडरस्को, भाई आशीर्वाद लेना है तो पूरा लो। ये क्या? घुटनों को हाथ लगाकर ऊपर उठ गया। और तभी दिव्यांश ने वेदांत की बाजू पकड़कर उसे झुकाते हुए कहा, अंडरस्को, सुना नहीं अंकल ने क्या कहा? पूरे पैर छुओ। अब तो युग और वेदांत दोनों को पैंथर के पूरे पैर छूने पड़े और फिर दोनों हाथ जोड़कर अपना सलाइवा गटकते हुए एक साथ बोले, अंडरस्को, अंकल आपसे मिलकर खुशी हुई। पैंथर बोला, अंडरस्को, खुशी तो मुझे भी बहुत हुई थी, काफी होनहार बच्चे हैं। वेदांत और युग दोनों ही आंखों में पैंथर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी बदतमीजी के बारे में घर वालों को कुछ ना बताएं, और तभी पूर्वी सोफे से उठकर आगे आई और उसने वेदांत और युग के चेहरे पर हाथ लगाकर बोली, अंडरस्को, सच में होनहार है। पैंथर को क्या पता होनहार बच्चे कैसे होते हैं। हड्डी नहीं टूटी ना टूट जाती तो पता चल जाता। इतना कहकर उसने पैंथर को आंखों में ही राज को राज रखने का इशारा किया और पैंथर वो तो पूर्वी की सारी बातें मानता था, उसने भी पलके झपका दी। अब जाकर वेदांत और युग दोनों को तसल्ली हुई कि उनका राज बाहर नहीं आएगा। 2 घंटे के मेल मिलाप के बाद दृष्टि ने देव की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, देव, सरगम अभी तक नहीं आई। कितनी रात हो गई? देव ने टाइम देखा तो सच में बहुत रात हो गई थी। दृष्टि गुस्से में देव को देख रही थी। देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अंडरस्को, बस जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से मेंशन के बाहर चला गया। उसके जाते ही पूर्वी ने दृष्टि से पूछा, अंडरस्को, सरगम कौन है? देव की वाइफ। दृष्टि बोली, अंडरस्को, हाँ, इसी की बीवी है। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे जो इसे सरगम जैसी लड़की मिल गई, वरना इसके हालात तो बहुत खराब है। पता नहीं है तुझे, ये तो अपने पापा से भी 2 कदम आगे है। इतना कहकर दोनों सहेलियां हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान ने अभी तक वो ऑडियो नहीं सुनी थी।
वो लैपटॉप पर काम कर रहा था और तभी कमरे का गेट खुला। सामने आराध्या खड़ी थी। आराध्या को देखकर अभिमान ने थोड़ा गुस्से में कहा, अंडरस्को, अब क्यों मैं बैठी रहती पंचायत में? अभी तो तुम औरतों का मेल मिलाप चल ही रहा होगा। जाओ, जाकर बैठ जाओ। तुम्हें ये थोड़ी ना समझ आता है कि तुम इस वक्त अकेली नहीं हो, तुम्हें राष्ट्र की भी जरूरत है। सारा दिन टांग को तराजू करके रखती हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। जाओ, अभी क्यों आ गई? चाची के कमरे में ही सो जाना। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अभिमान के पास आकर बैठ गई और बोली, अंडरस्को, सच कहूँ अभिमान, चाची के कमरे में अच्छा लग रहा था। तुम्हें पता है बहुत सालों बाद दोनों सहेलियां मिली है तो उनकी बातें तो खत्म ही नहीं हो रही थी और उनके पास बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सोचा मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। अभिमान एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडरस्को, नहीं मतलब पैरों में दर्द नहीं होता तो तुम नहीं आती। आराध्या ने अभिमान की बाजू पर हल्का सा मारा और बोली, अंडरस्को, अब आ गई हूँ ना, क्यों उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो? इतना कहकर उसने अपना सिर अभिमान के कंधे पर रख लिया। अभिमान ने भी एक हाथ से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में आराध्या की आंख लग गई। अभिमान ने धीरे से आराध्या को वहीं सोफे पर लेटा दिया और फिर उसके पैरों को उठाकर सोफे पर रख दिया और खुद दूसरी चेयर पर बैठकर काम करने लगा। अचानक अभिमान को याद आया कि उसने अभी तक ऑडियो नहीं सुनी। उसने अपना फोन लिया और ऑडियो ढूंढने लगा, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके फोन में ऑडियो थी ही नहीं। अभिमान हैरानी से खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को, मेरा फोन तो किसी ने लिया भी नहीं, फिर वो ऑडियो कहाँ चली गई? इतना कहकर अभिमान ने अपना पूरा फोन चेक कर लिया, लेकिन उसे वो ऑडियो मिल ही नहीं रही थी। अभिमान ने लैपटॉप बंद किया और बालकनी में जाकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा और कंटिन्यू अपने फोन में उस ऑडियो को ढूंढ रहा था। पिछले 20 मिनट से वो उस छोटी सी क्लिप को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी। अभिमान ने एक गहरी सांस ली, खुद को रिलैक्स किया और अब फोन मिलाकर किसी को फोन पर कहा, अंडरस्को, मुझसे वो ऑडियो डिलीट हो गई, मुझे दूसरी भेज दो। सामने से आवाज आई, अंडरस्को, सर मैंने तो पहले ही बड़ी मुश्किल से अरेंज की थी, अब दोबारा अरेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, तो तुम्हें पैसे किस लिए दे रहा हूँ? चुपचाप मुझे दोबारा भेजो। तुम्हारे पास तो होगी ना, तो उसमें अरेंज करने वाली बात कहाँ से आ गई? सामने से आवाज आई, अंडरस्को, सर मेरे फोन की मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दी। इतना कहकर उस आदमी ने फोन कट कर दिया। अभिमान ने हैरानी से फोन को देखा और बोला, अंडरस्को, बड़ा बदतमीज है। उसने फिर से फोन किया। उस आदमी ने इस बार फोन उठाया तो अभिमान ने गुस्सा करते हुए कहा, अंडरस्को, इस बार बिना कहे फोन काटा तो वहीं आकर बत्तीसी तोड़ दूंगा। जो कह रहा हूँ वो कर, मुझे वो ऑडियो दोबारा भेज। उसी आदमी ने धीरे से कहा, अंडरस्को, ठीक है सर, लेकिन टाइम लगेगा। अभिमान बोला, अंडरस्को, जितना भी टाइम लगे, लेकिन मुझे वो क्लिप भेज। उस आदमी ने ओके कहा और फोन रख दिया। उस आदमी ने पलट कर देखा तो उसके माथे पर किसी ने बंदूक लगा रखी थी, जिसका साफ मतलब था कि वो आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि जिसने उसके ऊपर बंदूक तान रखी है वो उससे ये सब बुलवा रहा है। वही दूसरी तरफ दिव्यांश और पेंथर दोनों ही गार्डन की बैकसाइड पर बैठे हुए थे। दोनों के हाथ में बियर की बोतल थी। दोनों ही बियर पी रहे थे और बात कर रहे थे। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, तेरे साथ एक खुशी शेयर करूं? पेंथर ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ बोलना, क्या बात है? दिव्यांश बोला, अंडरस्को, यार शिवांगी मिल गई। ये सुनते ही पेंथर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, अंडरस्को, तो कहाँ है शिवांगी, लेकर क्यों नहीं आए? घर में सबको पता है। दिव्यांश ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं यार, लेकर नहीं आए। डैनी का बेटा है अनिरुद्ध, उसी को मिली थी शिवांगी, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि शिवांगी को किडनैप किसने किया था। अगर पता होता तो मेरा हाथ होता और उसकी गर्दन। खैर तू ये बता, विराज कैसा है? पेंथर बोला, अंडरस्को, वैसा ही है जैसा पहले था। विराज और वीरा में खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि दोनों के अंदर जीने की इच्छा खत्म है।
अगर शिवांगी को उनके सामने ले जाए और उनसे कहे कि ये उनकी बेटी है तो शायद वो समझ जाए और उनके अंदर जीने की इच्छा फिर से जाग जाए। दिव्यांश बोला, अंडस्को, बहुत जल्दी ये भी होगा। हम शिवांगी को वीरा और विराज के सामने लेकर जाएंगे। पेंथर बोला, अंडस्को, सोच रहा हूँ कल डैनी से मिलने चला जाऊं। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, डैनी और वंदना यही आएंगे, यही मिल लेना। जहां एक तरफ मेल मिलाप चल रहा था वहीं दूसरी तरफ कृष के कमरे में मातम छाया हुआ था। चारों भाई चुपचाप बैठे हुए थे। सार्थक ने वेदांत और युग को देखकर कहा, अंडस्को, दोनों गए तो ऐसे थे जैसे मीरा को साथ लेकर ही आओगे, लेकिन तुम तो खाली हाथ आ गए। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि मीरा को ले आऊंगा, कहाँ है मीरा? इतना कहकर सार्थक ने सीधा सीधा वेदांत को ताना मार दिया। वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, 8 लिस्ट में और युग ने कोशिश तो की, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ हल्दी का फंक्शन एंजॉय कर रहे हो। कृष खड़ा हुआ और तीनों को देखकर बोला, अंडस्को, ज्यादा बकवास मत करो, मैं कोई हल्दी का फंक्शन एंजॉय नहीं कर रहा। मुझे मीरा चाहिए, बस मीरा चाहिए। मीरा मिली तो ठीक, नहीं मिली तो मैं तो घर से भाग जाऊंगा। युग ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडस्को, ऐसे कैसे भाग जाएगा? पता है ना किडनैपर ने क्या शर्त रखी है? बानी से तुझे शादी करनी पड़ेगी। कृष ने अगले ही पल रोते हुए वेदांत के कंधे पर सिर रख लिया और बोला, अंडस्को, प्लीज वेदांत कुछ कर, प्लीज मुझे बचा ले। भाई मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर पाऊंगा शादी। मुझे मीरा चाहिए, मीरा चाहिए, मीरा चाहिए, मीरा चाहिए, मीरा चाहिए। कृष बच्चों की तरह जिद करने लगा, जैसे मीरा कोई लड़की नहीं गुड़िया हो, उसे वो गुड़िया ही चाहिए। वेदांत ने कृष के बालों को सहलाते हुए कहा, अंडस्को, कल का दिन है हमारे पास, देखते हैं क्या होगा। कृष बोला, अंडस्को, कुछ भी कर वेदांत, लेकिन मैं शादी मीरा से ही करूंगा। यार बनी के साथ हो फीलिंग नहीं आती जो आनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही कुछ सोचकर वेदांत ने कहा, अंडस्को, कृष, बानी यह शादी करना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। कृष बोला, अंडस्को, पता नहीं यार, उसका कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मैंने उसे किसी लड़के के साथ मॉल में देखा था। उद्धरण चिन्ह। वेदांत बोला, अंडस्को, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी तुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो? उद्धरण चिन्ह। कृष ने हैरानी से वेदांत को देखा और फिर उसकी आंखों के सामने बानी का चेहरा आने लगा। बानी शादी के किसी भी फंक्शन में खुश नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी आंखें हर फंक्शन में सूजी हुई थी। जहां तक कृष बानी को जानता था, उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि जैसे वह शादी के लिए मजबूर है, शायद बानी भी शादी के लिए मजबूर है। 519 नैतिक संबंध। वेदांत के बात अब कृष को सही लग रही थी। बानी पूरी शादी में कहीं भी खुश नजर नहीं आ रही थी। कृष बोला, अंडस्को, वेदांत ठीक कह रहा है, खुश तो वो भी नहीं है। वेदांत ने कहा, अंडस्को, कहीं ऐसा तो नहीं किडनैपर ने उसे भी मजबूर किया हो? कृष ने कहा, अंडस्को, हो सकता है, चलो बानी के कमरे में जाकर देखते हैं वो क्या कर रही है। इतना कहकर वो चारों चुपचाप छुपते छुपाते बानी के कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। कृष ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा तो बानी तकिए में मुंह छुपा कर रो रही थी। अब तो कृष को यकीन हो गया कि बानी को भी कोई मजबूर कर रहा है। चारों फिर से अपने कमरे में आ गए। चारों ने कुछ डिसाइड किया और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह जब वो चारों उठकर अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आए तो मेंशन पूरी तरीके से सजा हुआ था। ये नज़ारा देखकर कृष ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और फिर वेदांत की ओर देखा। वेदांत ने पलके झपकाकर हाथों से ही उसे शांत रहने का इशारा किया। कृष ने फिर से आंखों आंखों में ही मुंह बनाया। वेदांत ने एक बार फिर उसे हाथों से ही दिलासा दिया कि शांत रहे, कुछ करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत गया, सुबह से दोपहर हो गई। इस बीच वेदांत कंटिन्यू अपने फोन में कुछ ना कुछ करता रहा और कृष उसके सामने इधर उधर घूम रहा था। कृष की हालत तो बहुत बुरी होती जा रही थी। थोड़ी देर में वो टाइम देखता और फिर वेदांत को देखकर बोला, अंडस्को, दोपहर के 2 बजे बज गए, लेकिन तूने अभी तक कुछ नहीं किया। तू कुछ मत करियो, बानी को भाभी तो बोल सकता है ना, क्योंकि और कुछ तो तुझसे होगा नहीं। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने तुम सबसे हेल्प मांगी। वेदांत ने कृष को देखकर कहा, अंडस्को, शांत हो जा, गद्दाधारी भीम, शांत हो जा।
अभी रात होने में बहुत देर है, मैं अभी जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो मीरा को लेकर आऊंगा, ये वादा है वेदांत सिंह रजावत का। इतना कहकर वेदांत ने अपने सीने पर हाथ रखा। कृष को गुस्सा आ गया, उसने अपनी मुट्ठी बनाई और वेदांत की तरफ एक कदम बढ़ाता हुआ बोला, अंडस्को, तेरा मुंह तोड़ दूंगा और सच में तोड़ दूंगा। तेरा ये वादा सुन सुनकर मेरे 3 दिन खराब हो गए, इससे तो मैं शिवाय भाई को ही सब कुछ बता देता। और इतने में कृष का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने फोन को देखा और मुंह बनाता हुआ बोला, अंडस्को, एक तो ये किडनैपर मुझे घर का ही लगता है, इसे कैसे पता चल गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वेदांत ने मोबाइल अपने हाथ में लेकर उस मैसेज को देखा जिसमें लिखा था, अंडस्को, किसी को कुछ भी बताया तो मीरा के लिए ठीक नहीं होगा। वेदांत ने कहा, अंडस्को, शांत हो जा कृष, मैं कह रहा हूँ ना, तेरी शादी बानी से नहीं होगी। मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे लिंक से पता चला है मीरा कहाँ है, वापस आऊंगा तो मीरा को लेकर आऊंगा। इतना कहकर उसने सार्थक की तरफ देखा जो वही बेड पर पसरा हुआ अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। सार्थक ने तो हाथ हिलाकर ना कर दिया, जैसे वो वेदांत के साथ नहीं जाना वाला। आखिरकार वेदांत ने युग की ही बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, अंडस्को, तू चल, मैं और तू ही इसकी लव स्टोरी का बेड़ा पार लगाएंगे। दोनों जैसे ही बाहर की तरफ गए वैसे ही शिवाय ने दोनों को पकड़ लिया। वेदांत ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को, जीजू यार, ये आते जाते टोकना बंद करो, पिछली बार टोका था, काम नहीं बना। शिवाय मन ही मन बोला, अंडस्को, बेटा, काम तो आज भी नहीं बनेगा। शिवाय ने थोड़ा सा पकड़ कर कहा, अंडस्को, घर में शादी है और तुम दोनों कहाँ चल दिए, चुपचाप अंदर चलो। वेदांत ने हाथ बांध कर कहा, अंडस्को, जीजू जा रहे हैं कहीं, हर बार आपको बताना जरूरी नहीं है। शिवाय ने वेदांत की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, अंडस्को, चुपचाप बताओ कहाँ जा रहे हो। वेदांत ने मुंह बनाकर कहा, अंडस्को, आपने जो खिचड़ी पकाई है ना, उस खिचड़ी को ठीक करने जा रहे हैं। शिवाय ने अब वेदांत से झूठ बोलना ठीक नहीं समझा। अगले ही पल शिवाय ने वेदांत की बाजू पकड़कर गाड़ी में बैठाया और युग को भी बैठने का इशारा किया। युग ने पहले तो ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आंखें फाड़े युग को देखा तो वो भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। शिवाय भी गाड़ी के अंदर बैठ गया। फिर उसने दिव्यांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, चल दिव्यांश, ड्राइव कर। दिव्यांश पहले ही गाड़ी में बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। वेदांत ने शिवाय को फ्रंट मिरर में देखते हुए कहा, अंडस्को, जीजू, मुझे पता है मीरा को आपने ही छुपाया है, ये बहुत गलत बात है। आप अच्छे से जानते हो कि मीरा और कृष के बीच, मीरा और कृष के बीच, मीरा और कृष के बीच। वेदांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि मीरा तो कृष से प्यार करती नहीं थी, तो वो प्यार शब्द को तो बोल नहीं सकता था। तभी शिवाय ने हंसकर कहा, अंडस्को, रुक क्यों गए, बताओ मीरा और कृष के बीच क्या है। वेदांत थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में बोला, अंडस्को, मीरा और कृष के बीच नैतिक संबंध है। ये सुनते ही दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हंसने लगे। दोनों जिस तरह से हंस रहे थे, वेदांत और युग को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। थोड़ी देर हंसने के बाद दिव्यांश बोला, अंडस्को, हम जानते हैं कृष और मीरा के बीच नैतिक संबंध है। इस बार युग ने कहा, अंडस्को, तो मामा एक बात बताओ, जब आप जानते हो कि उन दोनों के बीच में कुछ होता है तो फिर कृष की शादी बानी से क्यों कर रहे हो। बानी तो खुद कृष से शादी नहीं करना चाहती, तो एक साथ 3 जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। शिवाय बोला, अंडस्को, खराब नहीं कर रहे बल्कि बना रहे हैं, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चुपचाप बैठे रहो। तुम्हें प्लान में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने तो घोड़े की तरह रेस लगानी शुरू कर दी। युग ने हैरान होकर बोला, अंडस्को, मैं कुछ समझा नहीं। शिवाय ने कहा, अंडस्को, बानी के पापा को अजय ओबरॉय ने किडनैप कर लिया है। अब जब तक हम बानी के पापा को उसकी इस किडनैपर से बचा नहीं लेते, तब तक हमें शादी का नाटक जारी करना पड़ेगा, ताकि अजय को बानी पर शक ना हो। अगर उसे थोड़ा भी शक हुआ तो वो बानी के पापा को मार देगा। इसीलिए हमें ये नाटक करना पड़ा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कृष की शादी मीरा से ही होगी। वेदांत बोला, अंडस्को, शादी तो मेंशन में होगी, हम कहाँ जा रहे हैं।
दिव्यांश ने एक सुनसान सी सड़क पर गाड़ी रोक दी और पीछे पलटकर देखकर बोला, अंडस्को, हम जा रहे हैं बानी के पापा को बचाने। इतना कहकर दिव्यांश गाड़ी से बाहर उतर गया। सामने एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें राजवीर, पैंथर, डैनी, शौर्य और वरदान बैठे हुए थे, लेकिन चारों ही बाहर नहीं आए। राजवीर ने अपनी हल्की सी गर्दन निकाली तो दिव्यांश ने उसे चुप रहने का इशारा किया और गर्दन अंदर करने के लिए कहा, क्योंकि दिव्यांश नहीं चाहता था कि युगवीर को पता चले कि सीनियर रघुवंशी का असली चेहरा क्या है। गाड़ी में बैठे राजवीर ने वरदान की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, रजावत साहब, ये दिव्यांश ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? और तभी वरदान का फोन वाइब्रेट हुआ। वरदान ने सबके सामने मैसेज को पढ़ते हुए कहा, अंडस्को, सब अपने चेहरे पर मास्क लगा लो, हमारे साथ युगवीर और वेदांत दोनों है। ये सुनते ही वरदान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका तो मन कर रहा था कि अभी जाकर शिवाय और दिव्यांश से झगड़ा कर ले। आखिर वो इस जगह वेदांत को लेकर कैसे आ सकता है? और तभी राजवीर भी हाथ फैलाकर बोला, अंडस्को, ये दोनों भाई पागल तो नहीं हो गए? यहाँ वेदांत और युगवीर को लाने का क्या मतलब? क्या सोच कर ले आए? राजवीर इससे आगे कुछ कहता, तभी पीछे से शौर्य ने राजवीर के कंधे पर हाथ रख कर कहा, अंडस्को, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। क्या पता क्या सिचुएशन थी, अभी तो फिलहाल मुंह पर मास्क लगाओ। बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम चारों बुढ़ापे में भी क्या क्या कर सकते हैं। राजवीर ने पीछे पलटकर शौर्य को देखा और बोला, अंडस्को, फिर भी शौर्य, ये तो गलत बात है ना, बच्चों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो ना कितना खतरा है यहाँ। शौर्य बोला, अंडस्को, अब मुझसे क्या लड़ रहा है? अपने साले से बोल, वही लेकर आया है। राजवीर बोला, अंडस्को, तेरा भी तो जीजा लगता है, सोच अगर सार्थक को भी ले आता तो। शौर्य बोला, अंडस्को भाई, मैं तो भगवान का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि सार्थक को लेकर नहीं आया। सार्थक मुझे देख लेता तो क्या सोचता कि उसके राम जैसे पापा के अंदर आधा तो रावण छुपा हुआ है। खैर छोड़, मास्क लगा लो। इतना कहकर शौर्य ने वरदान और राजवीर दोनों की तरफ मास्क बढ़ा दिया। दोनों को ही गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिलहाल कुछ कर नहीं सकते थे। सब मास्क लगाकर गाड़ी से उतर गए। इतने में युगवीर और वेदांत भी गाड़ी से बाहर उतरे। वेदांत ने उन चारों को देखकर शिवाय से पूछा, अंडस्को, जीजू, ये लोग कौन है? शिवाय ने थोड़ी सी आंखें छोटी की और उन चारों को देखकर लगभग माफी भरे लहजे में बोला, अंडस्को, ये सब मेरे बॉडीगार्ड है। ये सुनते ही चारों की आंखें हैरानी से फैल गई। चारों का मन कर रहा था कि आंखों आंखों में ही शिवाय की पिटाई कर दे, लेकिन फिलहाल तो सबने शांत रहना ही ठीक समझा। अगले ही पल शिवाय बोला, अंडस्को, अब तुम दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ बानी के पापा को लेकर आता हूँ। यही जंगल में कोई घर बना हुआ है, वही है वो। ये वही जंगल था जहाँ शिवांगी कितने ही सालों से किडनैप थी और अब उसी जगह अजय और नित्या ने मिस्टर बजाज को किडनैप कर लिया था। शिवाय की बात सुनकर युग बोला, अंडस्को, मामा मैं भी चलूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। दिव्यांश ने फ्लो में बोल दिया, अंडस्को, अबे तेरा बाप तो जा रहा है, तू क्या करेगा? ये सुनते ही युग ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने कसकर आंखें बंद कर ली और बोला, अंडस्को, मेरे कहने का मतलब है हम तेरे पापा जैसे ही तो हैं। हम दोनों जा तो रहे हैं, तुम दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठो और अगर कोई खतरा नजर आए तो बिना सोचे समझे गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाना, समझ गए? ज्यादा हीरो मत बनना, कहीं हीरो बनने के चक्कर में अपने हाथ पैर तुड़वा लो। चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो। वेदांत अपनी बाजू फोल्ड करके बोला, अंडस्को, जीजू, आपको क्या लगता है मैं कमजोर हूँ? कायरों की तरह भाग जाऊंगा? जानते भी हूँ कौन हूँ, वेदांत सिंह रजावत, वरदान सिंह रजावत का बेटा, और रजावत खून ने डरना नहीं सीखा। वेदांत की बात सुनकर कहीं ना कहीं वरदान के दिल को एक सुकून मिला, लेकिन फिर उसने वेदांत के सीने पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, बच्चे तुम्हारे जीजू कह रहे हैं ना कि यहीं रहो तो यहीं रहो, बड़ों के बात मान लेनी चाहिए, उनकी बातों को काटते नहीं, वो कुछ सोचकर ही बोलते हैं। वेदांत ने अपने पापा की ओर देखकर कहा, अंडस्को, अंकल, मैं जीजू की बात नहीं मान सकता। भगवान ना करे मेरे जीजू को कुछ हो गया तो मैं अपनी दीदी को क्या जवाब दूंगा? मैं भी चलूंगा।
वरदान ने अपने बेटे की जिद देखी तो गुस्से में शिवाय को देखा। आखिर शिवाय को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों को लेकर क्यों आ गया। फिर कुछ सोचकर शिवाय बोला, अंडस्को, अच्छा ठीक है, तुम दोनों भी चलो, लेकिन पीछे रहना, समझ गए। दोनों ने हमें गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक मेंशन के बाहर रोकी। उसके पीछे तितली बैठी हुई थी। अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़क रहा था। अनिरुद्ध ने तितली को बाइक से उतरने के लिए कहा। तितली भी बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, देखो तितली, मेरी बात सुनो, अंदर जाकर पीहू दीदी के पास बैठ जाना, समझ गई। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से शिवांगी के गाल पर हाथ रखा और कुछ सोचकर उसके माथे को चूम लिया और बोला, अंडस्को, कोई कुछ पूछे तो ये मत कहना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या हम फैमिली है, कुछ मत बोलना, ठीक है। पीहू दीदी के आसपास ही रहना, कुछ जरूरत होगी तो पीहू दीदी से ही कहना या फिर डॉक्टर साहब से कह देना। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने एक बार फिर ऊपर से लेकर नीचे तक शिवांगी को देखा, जिसने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। दो राय नहीं थी कि शिवांगी उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की नज़र उतारते हुए कहा, अंडस्को, शिवांगी तुम बहुत खूबसूरत हो। शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, अनिरुद्ध भी बहुत खूबसूरत है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने शिवांगी को मेंशन के अंदर जाने के लिए कहा। फिर शिवांगी मेंशन के अंदर चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध की नज़र बालकनी पर गई, जहां अभिमान हाथ बांधे अनिरुद्ध को ही देख रहा था। 520 सुधरेगा नहीं साला। अभिमान हल्के गुस्से में अनिरुद्ध को देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। अनिरुद्ध ने तितली के माथे पर किस किया। अनिरुद्ध की नज़र अभिमान पर गई तो वो मन में खुद से ही बोला, अंडस्को, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे मैंने तितली को नहीं इसकी बहन को किस कर लिया हो। अरे हाँ, इसकी बहन ही तो लगती है। इतना कहकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। फिर उसने अभिमान को देखकर दूर से ही कहा, अंडस्को, क्या हुआ जीजा जी, ऐसे क्या देख रहे हो? जानता हूँ मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, तो क्या मुझे नजर लगाओगे? अभिमान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। जब जब वो अनिरुद्ध को देखता था, उसके तन बदन में आग लग जाती थी। अचानक ही कुछ सोचकर अनिरुद्ध ने दूर से ही कहा, अंडस्को, याद है ना अभिमान, मैंने क्या कहा था कि मेरी बाइक के पीछे तेरी बहन बैठी होगी? अभिमान ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। अनिरुद्ध ने एक बार फिर अभिमान को चिढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, यार तू तो ऐसे गुस्सा हो गया जैसे सच में तेरी बहन है। अरे तेरी बहन नहीं है। अब तो अभिमान से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक छोटा सा गमला अपनी बालकनी से उठाया और अनिरुद्ध की ओर फेंक दिया। अनिरुद्ध सही वक्त पर अनिरुद्ध हट गया और हंसते हुए अंदर चला गया। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, सुधरेगा नहीं साला। अनिरुद्ध जब अंदर आया तो उसकी नज़र शिवाय को ढूंढ रही थी। वो जल्द से जल्द अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आराध्या को भी पता है या नहीं। जब उसे शिवाय दिव्यांश में से कोई नजर नहीं आया तो उसने ही से पूछा, अंडस्को, बड़ी माँ शिवाय अंकल दिखाई नहीं दे रहे? इतने में हर्षवर्धन अखबार लेकर डाइनिंग एरिया में आता हुआ बोला, अंडस्को, उनका तो मुझे भी नहीं पता कहाँ रहते हैं। कुछ सोचकर अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, आराध्या कहाँ है? हीर बोली, अंडस्को, अपने कमरे में होगी। फिर अनिरुद्ध ने तितली को देखा जो पीहू के पास सोफे पर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध तेज कदमों से आराध्या के पास चला गया। दूसरी तरफ सीनियर रघुवंशी उस घर के बैक साइड में पहुंच चुकी थी। उनकी जेब में हथियार थे, लेकिन वेदांत और युगवीर के सामने वो निकालना नहीं चाहते थे। सबने आंखों आंखों में ही डिसाइड कर लिया था कि पहले पिटाई करके देख लेंगे, अगर हथियार की जरूरत हुई तो ही निकाल लेंगे। दिव्यांश और शिवाय छुपते छुपाते मेन गेट पर आ गए, जहां 2 बॉडीगार्ड राइफल लेकर खड़े हुए थे। अगले ही पल दिव्यांश ने एक बॉडीगार्ड को दबोच लिया और शिवाय ने दूसरी बॉडीगार्ड को, और दोनों ने ही उनकी राइफल छीन ली। युगवीर और वेदांत तो आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। उनके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थी। वो पहले ऐसे किसी मिशन में नहीं आए थे। वेदांत ने सबके सामने बोल तो दिया, लेकिन अब उसकी हवा टाइट हो रही थी। उसने अपना सलाइवा गटकते हुए शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, जीजू आप इतने खतरनाक भी हो?
शिवाय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दिव्यांश ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, बेटा तुझे पता ही नहीं हम कितने खतरनाक है। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, खतरनाक कहाँ है, अब बानी के पापा को बचाना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। युगवीर ने कसकर वेदांत की बाजू पकड़ ली और नामे गर्दन हिलाते हुए बोला, अंडरस्को, नहीं हम वापस नहीं जाएंगे, आपके साथ अंदर चलेंगे। शिवाय बोला, अंडरस्को तो ठीक है, लेकिन कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करना, चुपचाप पीछे चलना, समझ गए। दोनों ने हमें गर्दन हिला दी और फिर वो सब अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने देखा तो बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। बस फिर क्या था, सीनियर रघुवंशी उन बॉडीगार्ड्स पर टूट पड़े, लेकिन किसी ने भी बंदूक नहीं चलाई। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने युगवीर को निशाना बना लिया और तभी राजवीर ने उस बॉडीगार्ड का हाथ पकड़कर खींच के 4-5 थप्पड़ वही मार दिए। युगवीर तो बस आंखें फाड़े देखे जा रहा था, उसके लिए ये किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था। फाइटिंग करते करते वो सारे बॉडीगार्ड जमीन पर गिर चुके थे। उनमें से बस एक बॉडीगार्ड बचा था जो पिलर के पीछे छुपकर वेदांत को देख रहा था। कुछ सोचकर उस बॉडीगार्ड ने वेदांत को पीछे से पकड़ लिया और उसकी पेट पर बंदूक लगाते हुए बोला, अंडरस्को, सारे रुक जाओ वरना इस लड़के को मार दूंगा। वेदांत के चेहरे पर पसीने आ गए। वैसे तो वो फाइटिंग कर लेता था, लेकिन कभी बंदूक से पाला नहीं पड़ा था। उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे अब वो बॉडीगार्ड उसे मार देगा। युगवीर ने वेदांत को ऐसे देखा तो उसकी भी सांसें तेज हो गई। उसने शिवाय की बाजू पकड़कर हल्का सा हिलाया, बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह, जैसे उस बॉडीगार्ड की शिकायत लगा रहा हो। वेदांत को ऐसे देखकर वरदान ने मुठिया कस ली। उसने अगले ही पल अपनी जेब से बंदूक निकालकर उस बॉडीगार्ड के पैर पर चला दी और बॉडीगार्ड जमीन पर जा गिरा। वेदांत के जान में जान आई और अगले ही पल उसने डर कर दिव्यांश को गले लगा लिया। दिव्यांश ने वेदांत को गले लगाकर हल्की सी मुस्कान वरदान को पास की, लेकिन वरदान ने गुस्से में दिव्यांश को देखा, जिसका साफ मतलब था कि इन बच्चों को यहाँ लेकर आना बहुत बड़ी गलती थी। दिव्यांश ने वेदांत की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं हुआ बच्चे, कुछ भी नहीं, चलो शांत हो जाओ, इतना नहीं डरते। वेदांत ने अपनी सांसें कंट्रोल की और फिर दिव्यांश को देखकर बोला, अंडरस्को, नहीं जीजू, मैं डर रहा थोड़ी हूँ, वो तो बस ऐसे ही आपको गले लगाने का मन कर रहा था। दिव्यांश ने वेदांत के गाल को हल्का सा थपथपा कर कहा, अंडरस्को, बेटा तुम जिस उम्र में हो ना, मैं उस उम्र को पार करके आ गया, मेरा पागल मत बनाओ, चलो बानी के पापा को ढूंढते हैं। वेदांत ने हमें गर्दन हिलाए और एक गहरी सांस ली और तभी वरदान ने उसकी कमर पर हल्का सा हाथ मारकर रब कर दिया। वेदांत ने वरदान की तरफ देखा, उसे वो आंखें जानी पहचानी सी लगी। वेदांत ने एक उंगली वरदान की तरफ उठाई, इतने में वरदान शिवाय के पीछे पीछे चला गया और फिर पीछे से युग ने वेदांत की बाजू पकड़कर आगे खींच लिया। वेदांत ने धीरे से युग के कान में कहा, अंडरस्को, युग, तुझे नहीं लगता कि हम इन लोगों को जानते हैं? युग बोला, अंडरस्को, हाँ जानते तो है, ये शिवाय मामा है, ये दिव्यांश मामा। वेदांत बोला, अंडरस्को, नहीं तू नहीं समझेगा। और इतने में राजवीर ने पीछे से वेदांत के कमर पर एक मारा तो वेदांत ने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने वेदांत की तरफ एक आंख मारी और वो भी चला गया। वेदांत को ऐसा लगा जैसे वो राजवीर को भी जानता है। फिर उसने युग को देखा तो युग बोला, अंडरस्को, अब प्लीज ये मत कहना कि तू इन्हें भी जानता है। वेदांत ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन वेदांत चीजों को भाप जाता था। इतने में शिवाय ने दूर से आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर बजाज मिल गए। सब शिवाय के पास गए तो उन्होंने देखा एक अंधेरे से कमरे में मिस्टर बजाज बैठे हुए थे और उन्हें बेहोश किया हुआ था। शिवाय सबको देखकर बोला, अंडरस्को, चलो मिस्टर बजाज को लेकर चलते हैं। सब मिस्टर बजाज को उठाने लगे, लेकिन तभी शौर्य की नजर एक खिलौने पर पड़ी। शौर्य ने शिवाय का हाथ पकड़कर हिलाया और उस खिलौने की तरफ देखने का इशारा किया। शिवाय ने उस खिलौने को देखा तो थोड़ी देर तक देखता रहा। वो खिलौना काला पड़ चुका था। सब मिस्टर बजाज को उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगे, लेकिन शौर्य और शिवाय वहीं रुक गए। उनके जाते ही शौर्य ने जल्दी से उस खिलौने को उठाया और उसे झाड़ने लगा। शिवाय भी उस खिलौने को ही देख रहा था। शौर्य बोला, अंडरस्को, जो मैं सोच रहा हूँ,
तू भी वही सोच रहा है? शिवाय ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या ये पॉसिबल है कि हमारी बेटी को अजय ओबरॉय ने ही किडनैप किया हो? शौर्य बोला, अंडरस्को, बिल्कुल पॉसिबल है, साला कुत्ता कमीना, उसी ने किया होगा, और अगर उसने नहीं किया होगा तो रणविजय सिंह राणा ने किया होगा। कुछ सोचकर शिवाय इधर उधर नजर घूमने लगा। उन्होंने उस कमरे में छानबीन करनी शुरू कर दी। उस कमरे में थोड़ा अंधेरा था। शिवाय बोला, अंडरस्को, शौर्य लाइट जला कर देख। शौर्य उस कमरे में लाइट का स्विच ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं लाइट नहीं मिल रही थी। शौर्य ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और बोला, अंडरस्को, यार अभी लाइट नहीं है, टॉर्च से ही काम चलाना पड़ेगा। शौर्य और शिवाय दोनों ही टॉर्च से उस कमरे को देखने लगे तो वहां एक छोटा सा जूता मिला। शौर्य ने उस जूते को उठा लिया। शौर्य ने जूते को शिवाय को दिखाते हुए बोला, अंडरस्को, हमें अब और ज्यादा पता लगाने की जरूरत नहीं है, हो ना हो शिवांगी को किडनैप अजय और नित्या ने ही किया था। इतने में शिवाय का फोन वाइब्रेट होने लगा। शिवाय ने फोन चेक किया तो उसमें दिव्यांश का मैसेज था, जिसमें लिखा था, अंडरस्को, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल, शादी भी है। शिवाय ने उस जूते को अपनी जेब में रखा और शौर्य ने उसे टॉय को, और फिर दोनों ही वहां से चले गए। दूसरी तरफ आराध्या और अनिरुद्ध एक सोफे पर बैठे थे। अनिरुद्ध ने अपने माँ बाप के बारे में आराध्या को सब कुछ बता दिया था। आराध्या कंटिन्यू अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी और अनिरुद्ध अपनी बहन को संभाल रहा था। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप सही सलामत है और शिवाय अंकल ने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन तुम तो रोने बैठ गई। मुझे लगा इतनी बड़ी गुड न्यूज़ सुनोगी तो खुश हो जाओगी। आराध्या रोते रोते बोली, अंडरस्को, खुश ही तो हूँ, पता नहीं क्यों रोना आ गया। कहते कहते वो फिर से रोने लगी और तभी अभिमान कमरे में आया और आराध्या को ऐसे रोता हुआ देखकर उसकी बोए तन गई। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, आते ही अपनी बहन को रुला दिया। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा कौन सा प्यार है तुम दोनों भाई बहन के बीच की, हमेशा आराध्या ही रोती है। अनिरुद्ध को अभिमान की बात बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन वो ये भी नहीं देख रहा था कि अभिमान के अंदर आराध्या को लेकर कितनी फिक्र है। अनिरुद्ध ने आराध्या के आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्को, बस अब चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा पति मुझसे लड़ने लगेगा। वैसे भी मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढता है, प्लीज शांत हो जाओ। आराध्या ने अपने आंसू पोंछ लिए। अनिरुद्ध खड़ा होकर बोला, अंडरस्को, अब चलता हूँ, थोड़ी देर अवनीत जीजू के पास बैठूंगा, उनसे कुछ काम है। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाए और भरे गले से बोली, अंडरस्को, कुछ खाया तुमने? अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, नहीं, कुछ नहीं खाया, भूख लगेगी तो बड़ी माँ से मांग लूंगा, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अभिमान की तरफ देखा और उस कमरे से चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने आराध्या से पूछा, अंडरस्को, ऐसा क्या बता दिया तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारे जस्वे बहाने लगी? अभिमान के ऐसा पूछने से आराध्या के फिर से आंसू टपकने लगे। वो बोली, अंडरस्को, मेरे माँ बाप जिंदा है। ये सुनकर अभिमान को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बचपन से उसे यही लगता था कि अनिरुद्ध और आराध्या बहुत गरीब है और रघुवंशी फैमिली का फायदा उठा रहे हैं। अभिमान कुछ नहीं बोला। आराध्या अपने आंसू पूछते हुए बोली, अंडरस्को, सुना तुमने, अनाथ नहीं हूँ मैं, माँ बाप है मेरे। अब कभी ये मत कहना कि मैं और मेरा भाई तुम्हारे माँ बाप को तुमसे छीनना चाहते हैं, समझ गए? आज ही शिवाय अंकल मुझे और मेरे भाई को मेरे मम्मी पापा से मिलवा देंगे। कहते हुए आराध्या फिर से रोने लगी। आराध्या के लिए ये खुशी संभालना मुश्किल हो रहा था। अचानक ही अपने माँ बाप के बारे में सुनकर आराध्या से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। कितना तो वो अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखकर रो चुकी थी और अभी भी उसके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिमान थोड़ा सा आराध्या के नजदीक गया, लेकिन आराध्या को अभिमान का सपोर्ट नहीं चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा अभिमान ने ही आराध्या और अनिरुद्ध को बेइज्जत किया था। अभिमान ने जैसे ही आराध्या के बाजू पर हाथ लगाने की कोशिश की, आराध्या ने अभिमान का हाथ झटक दिया और बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अभिमान ने आराध्या की बाजू पकड़कर गले से लगा लिया। अब तो आराध्या के आंसू और ज्यादा बहने लगे और फूट फूट कर रोने लगी। अभिमान कुछ बोला नहीं, उसे अपनी गलती रियलाइज हो रही थी।
बचपन से लेकर आज तक वो तो पता नहीं क्या कुछ अनिरुद्ध और आराध्या को कह देता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अभिमान बोला, अच्छा गिलहरी सॉरी माफ कर दो, आगे से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम रो मत नहीं तो मेरा बच्चा रोतड़ा पैदा होगा, वो मेरे सामने रोएगा तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं उसे पीट दूंगा और मैं अपने बच्चों को पीटना नहीं चाहता। आराध्या अभिमान से दूर हुई और गुस्से में बोली, खबरदार अगर मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया, अगर गलती से भी तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। अभिमान आंखें फाड़े आराध्या को देख रहा था और फिर बोला, ओ तेरी लगता है बेटा ही होगा और खतरनाक होगा।